अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। जी हाँ, हम हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, स्टैटिक जीके की, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक जीके। और मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें तो जितना पढ़ लो लगता है कि अभी पढ़ा ही क्या है और इसको याद कैसे रखा जाए। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, पढ़ा आपने पहले भी होगा प्री के लिए, लेकिन यहाँ पर मेंस के लिए क्या जरूरी है, कुछ मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उनको मैं करवाऊंगा और जो पजल्ड रहते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन होता है इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर्स वाला। तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लेयर्स वाला एक सेक्शन रहता है। तो ये काफी हमको दर्द देता है। तो इसी की बात आज हम करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज आप इस चीज को जरूर लिखें। हर क्लास में मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि जो चीज आपको आती है वो नहीं लिखनी है, जो चीज नहीं आती है आप उसको लिखें। लेकिन आज वाली क्लास को आप अवश्य लिखें, जरूर लिखें। आपको आती है तो भी लिखें, आपको नहीं आती है तो भी लिखें, क्योंकि आज जो टॉपिक है उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट या इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर्स। तो इस चीज के लिए इनके जो नाम है इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, लिख लिख करके याद करना, ना कि सिर्फ सुन सुन करके। सुनने से अच्छा होगा, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए शुरू हो जाइए आप मेरे साथ में। टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली इनके जो है 3 प्रकार के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो विंड इंस्ट्रूमेंट, जिनको पवन उपकरण कहा जाता है, जो हवा से होते हैं। दूसरी चीज ताल वाद्य यंत्र, इनको परक्यूशन क्या बोलते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और नेक्स्ट होते हैं टेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, आपका बांजो हो गया, सरोद हो गया, सारंगी हो गया, वीणा हो गया, सुरबहार हो गया और मेंडोलिन हो गया। अच्छा, अगर हम पवन वाले की बात करें, आपने फूंक से बजाई है बांसुरी, श्री कृष्ण बजाया करते थे, आपको पता होगा। बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, है ना, शादी के समय पर जो शहनाई बजाई जाती है वो हो गया, सैक्सोफोन हो गया, हारमोनियम हो गया, तुरई हो गया, पियानो हो गया, हार्प हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ताल वाद्य यंत्र वाली, जैसे कि ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सब आपने बजाए होंगे। ढोल हो गया, ढोलक हो गया, मजीरा हो गया, जो है घाटम हो गया, पखावज हो गया और घंटी हो गया। ये तालवाद वाले हैं। ये भैया पवन वाले हैं। और ये वाले गिटार, सितार, वायलिन, ये सारे आपने बजाए होंगे। ये आपका टेंट इंस्ट्रूमेंट इनको कहा जाता है। इनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमें कौन-कौन सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो एक तो ये डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है, इस वाले यंत्र को निम्न में से कौन-सा प्लेयर बजाता है? या फिर कौन इससे संबंधित है? या फिर ये वाला प्लेयर, जैसे आपको दे देगा अली अकबर खान। अली अकबर खान किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि अली अकबर खान आपका सरोद से संबंधित हैं, सरोद वादक हैं। इसमें हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैंने हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के 3 से 4 नाम आपके सामने निकाले हैं। ये कुछ ही ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर 6 और 7 या 5 तक हम गए हैं, वरना 3 4 और जहां कम इंपॉर्टेंट है वहां पर 1 या 2 ही नाम आपके लिए रखा है। मतलब चीजों को बहुत ज्यादा याद करने के लिए आपके लिए नहीं दिया गया है। मान लीजिए कि मैंने आपको 15 इंस्ट्रूमेंट करवाए, तो ज्यादा से ज्यादा 50 के आसपास ही नाम याद करने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं करने। और उनमें से भी 10 15 तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो 20 25 नाम, 30 नाम आपको याद करने हैं, बड़े प्यार से हो जाएंगे। आइए आप मेरे साथ में एक एक करके नोट करते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सरोद की। और यदि हम सरोद की बात करेंगे तो आप देखेंगे सरोद में एक तो हो जाते हैं अमजद अली खान। अब इसमें क्योंकि सिर्फ नाम याद करने हैं, तो इसमें मैं आपको अलग से कुछ करवाऊं उसके लिए कोई फिर जैसे ट्रिक्स बताओ, इन समय मैं भरोसा करता नहीं हूं, आप सभी को पता है। क्योंकि ये बेहतर है, लेकिन ज्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरा है अलाउद्दीन खान। तो अमजद अली खान हो गया, अलाउद्दीन खान हो गया।
अली अबर खान हो गया, बुद्धदेव दास गुप्ता हो गया, बहादुर खान हो गया, सरण रानी हो गया या जरीन शर्मा हो गया। ये सारे के सारे नाम सरोद से संबंधित हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अमजद खान हो गया, अलाउद्दीन खान हो गया, अली अकबर खान हो गया, आपका बुद्धदेव दास गुप्ता हो गया, बहादुर खान हो गया, सरण रानी हो गया और जरीन शर्मा हो गया। ये सारे के सारे नाम किससे संबंधित हो गए? सरोद से। इनको दो दो तीन तीन बार बोलो, मेरे साथ बोल लो। मुझे पता है कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन बोलने से वाकई में चीजें याद होती हैं। कभी भी आजमा करके देखना। मुझे भी जब कभी ऐसा लगता है, मैं छत पर चला जाता हूँ और छत पर चल करके टहलते टहलते जा करके मैं बोल बोल करके चीजों को याद करते रहता हूँ, है ना? तो इस तरीके से चीजें कुछ अलग ही लेवल पर याद होती हैं। 2-4 बार आपने ऐसा कर लिया ना, तो वो बड़ी बेहतर हो जाएँगी। बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो। अच्छा, ये एक हो गया सरोद। सरोद के बाद अगर हम चलें आगे, तो यहाँ पर देखोगे तबला। अगर प्यारे बच्चों हम तबला की बात करें, तो तबला में भी 6-7 हो गए, क्योंकि सरोद हो गया, तबला हो गया, इनमें ज़्यादा प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम आगे आएँगे, तो यहाँ पर मैंने देख रहे हो 1 प्लेयर का नाम, यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स के नाम, 1 प्लेयर्स का नाम, यहाँ पर 1 प्लेयर का नाम, 1-1, 2-2 भी दिए हैं, यहाँ पर 2 प्लेयर्स के नाम, 3 प्लेयर्स के नाम, ऐसे भी दिए हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा की, वहाँ पर ज़्यादा भी देख लेंगे। कौन-सा है? तबला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तबला की बात की जाए, तो तबला में एक तो आप देखेंगे अल्लाह रक्षा खान। कौन है? अल्लाह रक्षा खान। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये जो नाम है ना, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ये जो नाम है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कौन-सा वाला? उस्ताद जाकिर हुसैन। मैं यहाँ पर और ज़्यादा टिक करते हुए भी चलूँगा वैसे। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। पंडित किशन महाराज, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। पंडित किशन महाराज, ये वाला नाम भी मेरे भाई बहुत बार पूछा जाता है। पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, ये नाम भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ये वाला नाम भी। इसके अलावा संदीप दास हो गया, समीर खान हो गया, अल्लाह रक्षा खान हो गया। कौन कौन? अल्लाह रक्षा खान हो गया, उस्ताद जाकिर हुसैन हो गया, समीर खान हो गया, पंडित किशन महाराज हो गया, पंडित ज्ञान प्रसाद हो गया, घोष हो गया और संदीप दास हो गया। ये वो नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं। तो इन सभी नामों को आप देख लेंगे। तबला, धिना धिनता, तक धिना धिनता, तब बजाया होगा आपने कभी ना कभी तो, मौका जरूर मिला होगा। हमारे तो म्यूजिक वाले टीचर खूब बजवाते थे। और एक वो बजवाते थे कॉन्गो, ये वाला तक धिन धिन। अलग ही था ना वो 3 वाला जो होता है ना, 3 स्टैंड वाला करके जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट में अगला वाला आता है सारंगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी खूब क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। अगर हम सारंगी की बात करें, तो सारंगी में एक तो सकूर खान हो जाते हैं, पंडित राम नारायण हो जाते हैं। अच्छा देखो, पंडित राम नारायण वो हैं जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया 2005 में। क्या कहा? पंडित राम नारायण वो हैं जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, 2000 विभूषण से भी सम्मानित किया गया 2005 में। इसके अलावा रमेश मिश्रा हैं, सुल्तान खान हैं, उस्ताद बिंदा खान हैं। उस्ताद बिंदा खान, सुल्तान खान, रमेश मिश्रा, पंडित राम नारायण और सकूर खान। इनको साथ में लिखो। ऐसे ही नहीं है कि आप जो डबल की स्पीड में करके इस वीडियो को देख रहे हो, देखो, लेकिन साथ साथ में डबल की स्पीड में तो अपने पेन को भी तो चलाते रहो। तो डबल की स्पीड में आपका पेन भी चलना चाहिए। सकूर खान हो गया, पंडित राम नारायण हो गया, रमेश मिश्रा हो गया, सुल्तान खान हो गया और उस्ताद बिंदा खान हो गया। मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ दो दो तीन तीन बार इसको पढ़ें, सुने और याद करें। तो ये हो गया आपका सारंगी। सारंगी के बाद में यदि हम आते हैं, तो इसको बोला जाता है वॉयलिन। क्या बोला जाता है? वॉयलिन। ये तो आजकल खूब फेवरेट है ना? पार्क वगैरह में देखा होगा आपने, आजकल लड़के खूब बजाते हैं और लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आजकल तो खूब बजाती हैं इस वॉयलिन को जा करके, है ना? तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। खैर अब बहुत ज्यादा नहीं है, अब तो काफी लोग हो गए। आज से मतलब 5-7 साल, 4 साल, 5 साल पहले की मैं बात करूं, 10 साल पहले तो खैर कोई कोई दिखता था, लेकिन 4-5 साल पहले की बात करें तो जैसे पार्क वगैरह हो गए, जैसे दिल्ली में सीपी वगैरह हो गए, तो वहां बैठ करके लोग बजाते थे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते थे। बट आज बहुत सारे लोग हो गए, तो ठीक है, चल जाता है। तो वायलिन आपने देखा होगा। अगर प्यारे बच्चों में वायलिन की बात करूं, तो इसमें देखेंगे, देख लो, चार ही नाम है। कौन कौन से हैं? एक तो है गोपाल कृष्ण। क्या है? गोपाल कृष्णन। एक है एम राजम, एक है एम चंद्रशेखरन और एक है लालगुडी जयारमन। क्या है? लालगुडी जयारमन।
गोपाल कृष्णन हो गया, एम राजम हो गया, गोपाल कृष्णन हो गया, एम राजम हो गया, एम चंद्रशेखरन हो गया, गोपाल कृष्णन, एम राजन, इस राजम, इसके अलावा एम चंद्रशेखरन और लालगुडी जयाराम, लालगुडी जया रमन, लालगुडी जया रमन, है ना? हो सकता है कई बार बहुत जल्दबाजी में नाम निकल जाता है। तो लालगुडी जया रमन हो गया। ये चारों प्लेयर किसके हो गए? ये चारों प्लेयर भैया आपके वॉयलिन के हैं, ठीक है ना? देखो, आपको हो सकता है, मैं बताता हूँ ना, कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्टैटिक जीके में आप कम ही करवाओगे क्या, क्योंकि एक तो क्लास हफ्ते में एक होती है, मतलब हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास होती है। दूसरी चीज क्या है कि स्टैटिक जीके तो बहुत बड़ा है। देखो, स्टैटिक जीके में हर एक सेक्शन के, हर एक कैटेगरी के, हर एक क्वेश्चन को करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कम समय में। लेकिन मैं उन उन कैटेगरीज को उठा लूंगा जहां से संभावित प्रश्न बनना ही बनना है। बाकी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इन कैटेगरीज से, और इसमें भी जहां कंटेंट ज्यादा है, आप पजल्ड हो, याद नहीं होता, उन कैटेगरीज में से शॉर्ट लिस्ट करके आपको करवाऊंगा। देखिए, सितार की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं सितार की बात करूं, तो यहाँ पर रविशंकर, भारत रत्न इनको मिल रखा है। वैसे पद्म विभूषण भूषण तो खैर है ही है, लेकिन इनको मिल रखा है भारत रत्न। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको जो है लिख लेंगे, भारत रत्न इनको मिल रखा है। इसके अलावा परवेज खान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, परवेज खान। कौन सा? लिख लेना इसको भी, परवेज खान। थोड़ा सा ऊपर हो जा भाई, ज्यादा ऊपर भी नहीं, कोई बात नहीं। अरे हो जा, थोड़ा सा हो जा, अरे हो जा ना। अरे मुन्ना, थोड़ा नहीं जा रहा है क्या? भाई ऐसे ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर देंगे। देख रहे हो, परवेज खान हो गया, बुधादित्य मुखर्जी हो गया, अनुष्का शंकर हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य हो गया मेरे भाई, निखिल बनर्जी हो गया मेरे भाई, विलायत खान हो गया मेरे भाई, विलायत खान हो गया मेरे भाई, मुस्ताद अली खान हो गया मेरे भाई। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये सारे के सारे सितार से संबंधित हैं, और सितार से संबंधित बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम हैं। कौन कौन से? रविशंकर हो गया, और रविशंकर भैया भारत रत्न भी मिल रखा है इनको 1999 में। शाहिद परवेज खान हो गया। तो रविशंकर हो गया, शाहिद परवेज खान हो गया, बोधादित्य मुखर्जी हो गया, अनुष्का शंकर हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य हो गया, निखिल बनर्जी हो गया, विलायत खान हो गया, और मुश्ताक अली खान। मेरे भाई देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन फिर ऐसे ही करके पूछा जाता है, फिर आप जो कहोगे कि कहाँ गए। चलो छोड़ो, ऐसे ही दिखा देता हूँ कैसे बोल। असद अली खान वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असद अली खान निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब ये तो हमको पता है कि चलो ये रुद्र वीणा को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे करके हमें सारे पता होने चाहिए ना। जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो हमें उनके आंसर्स पता होने चाहिए। तो ये असद अली खान ये क्या बजाते हैं? ये रुद्र वीणा बजाते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है, या तो नाम दे करके आपसे इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछता है, या इंस्ट्रूमेंट दे करके निम्न में से कौन सा प्लेयर है वो पूछता है। तो ऐसे करके भैया आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे है फेमस म्यूजिशियन पंडित राम नारायण, तो फेमस म्यूजिशियन हो जाते हैं पंडित राम नारायण। मेरे प्यारे साथियों, ये जो पंडित राम नारायण है, ये किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? तो पंडित रामनारायण किससे हैं? पंडित रामनारायण सारंगी से हैं। पंडित रामनारायण किससे हैं? पंडित रामनारायण सारंगी से हैं। ऐसे करके क्वेश्चन देगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना कि इन लोगों के नाम याद रख लो आप। इन लोगों के नाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाएगा। अगर किसी ने, इस टॉपिक में क्या है कि हो सकता है आपने प्री दिया हो और कुछ बच्चों ने प्री बेशक दे दिया, लेकिन इस टॉपिक को टच ही ना किया हो सकता है ऐसा। क्योंकि जो हमें कंफ्यूजिंग लगता है, या जो हमसे याद नहीं होता, रटने वाली चीजें लगती हैं, कई बार हम उसे छोड़ देते हैं। तो सितार की बात करें तो रविशंकर हो गया, शाहिद परवेज खान हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य हो गया, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जरा, अगला। अगला क्या है? हाँ, अच्छा, अगला है फ्लूट। अगर हम फ्लूट की बात करें, अगर हम बात करें बांसुरी की, किसकी बात करें? बांसुरी की। मेरे भाई, अगर बांसुरी की बात की जाए तो देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया पद्म विभूषण 2000 में मिल रखा है भाई। पद्म भूषण इनको 1992 में मिल रखा है। और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इनको जो है 1984 में मिल रखा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया,
बताओ ये इंपॉर्टेंट नाम हुआ या नहीं हुआ अपने आप में? बिल्कुल ये क्या हो गया? ये एक काफी इंपॉर्टेंट नाम हो गया। हरिप्रसाद चौरसिया। कौन सा हो गया? हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट है पन्नालाल घोष। नेक्स्ट कौन सा हो गया? पंडित पन्नालाल घोष। तो एक हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्ना, यही है हरिप्रसाद चौरसिया, इनको आपने जरूर देखा होगा। तो एक हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, दूसरा आपका पन्नालाल घोष हो गया। पंडित पन्नालाल घोष, ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बांसुरी के क्षेत्र में। तो इन दोनों नामों का भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला देखते हैं। अगर हम अगले की बात करें, अगला वाला है शहनाई। कौन सी है? शहनाई। बजाई है आपने? कहते हैं ना कि तेरी शादी की शहनाई बजाई जाएगी, पों 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 पों। भाई देखो ये वाली देखी जरूर होगी आपने, जो शहनाई है शादी के समय पर ना, ये वाले जो छेद हैं इसमें हाथ रख करके जो बजाई जाती है, तो शहनाई जो बजेगी तेरी शादी की। अब शहनाई से संबंधित, ओहो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, देख रहे हो बजाते हुए भी दिख रहे हैं आपको, जो है बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस फील्ड में। इस फील्ड में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिस जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरा है कृष्ण राम चौधरी एंड अली अहमद हुसैन। क्या है? कृष्ण राम चौधरी एंड अली अहमद हुसैन। अली अहमद हुसैन। क्या क्या देखा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ साथ में भैया आपका कृष्ण राम चौधरी हो गया और अली अहमद हुसैन हो गया। ये सब लोग किससे संबंधित हैं? ये सब लोग आपका शहनाई से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नोट करते चलो मेरे साथ में ही। चले नेक्स्ट, आ जाओ देखो फिर इधर अगला क्या कहता है। ये तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ रख दिए हैं, देख रहे हो, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ रख दिए हैं, तो आप इसका चित्र देख लो। आ जाओ, नेक्स्ट हो गया संतूर। ये वाला देखा है संतूर? ये वो नहाने वाला संतूर नहीं है, एक है ना कि शायद वो मम्मी बेटी वाला एड आता है ना, उसमें संतूर जो उम्र को छिपा देता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर की अगर बात करें तो इसमें एक मुख्य नाम कौन सा हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा हो गया। और दूसरा मुख्य नाम हो जाएगा आपका भजन सोपोरी। कौन सा हो जाएगा? भजन सोपोरी। ये दोनों नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नाम हो गए? नाम हो गए मेरे भाई आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन सा हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा। और दूसरा हो गया भजन सोपोरी। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दोनों नाम हो गए और दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर है? ये हो गया आपका संतूर से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाओ अगला वाला। लिख लो, बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगा, आज वाली क्लास का मुख्य उद्देश्य इनको लिखवाना है आपको, ढांट करके करवाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वीणा। अगर मैं वीणा की बात करूं, नेक्स्ट है आपका वीणा। अगर मैं वीणा की बात करूं तो आप देखोगे जिया मोहिउद्दीन डागर। कौन है? जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरम। जिया मोहिउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी लियांगर। और कौन है? दोराई स्वामी लियांगर। कौन कौन है देख रहे हो? जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी लियांगर। ये तीनों जो नाम हैं, ये तीनों नाम किससे रिलेटेड हो गए? ये तीनों नाम वीणा से हो गए, वीणा वादक हैं। ये कौन किससे रिलेटेड हो गए? ये तीनों नाम वीणा से रिलेटेड हो गए। चलिए भाई अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है? रुद्र वीणा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रुद्र वीणा की बात करूं, रुद्र वीणा की, तो रुद्र वीणा में आप देखोगे असद अली खान। असद अली खान कौन हो गए? एक ही नाम मैंने यहाँ पर लिखवाया, असद अली खान। और मैं कह रहा था ना अभी अभी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असद अली खान, एक ही नाम लिखवाया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको असद अली खान है ना रुद्र वीणा में, और जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था,
जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था यही तो पूछा था, असद अली खान। ये असद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? तो असद अली खान किससे संबंधित हैं? मेरे भाई असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित हैं। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कर, ये प्रीवियस ईयर ही हैं, तो जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना नाम, वो सारे पूछे जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ गया? ये रहा असद अली खान। नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई, अगला वाला ये रहा। अगला क्या है? मोहन वीणा। वो रुद्र वीणा था। ये जो ये वाला क्या है? ये रुद्र वीणा था जिसमें तो ये गोल गोल से रखे रहते हैं, बजता वैसे है। ये वाला क्या है? ये मोहन वीणा है। और अगर मोहन वीणा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मोहन वीणा की। तो मोहन वीणा में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो नाम है वो है पंडित विष्णु मोहन भट्ट। कौन है? पंडित विष्णु विष्णु मोहन भट्ट। ये कौन है? इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा। मोहन वीणा के आविष्कारक। तो मोहन वीणा के आविष्कारक और फेमस प्लेयर यही तो हो गए, पंडित विश्व मोहन भट्ट। विष्णु नहीं, विश्व। पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये कौन है? मोहन वीणा के आविष्कारक भी यही हैं, और भैया मोहन वीणा के फेमस प्लेयर भी यही हैं। पंडित पंडित विश्व मोहन भट्ट। कौन हो गए? पंडित विश्व मोहन भट्ट। आप मेरे साथ बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला। लिखें अगला वाला। देखो, आप तो इस वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हो, पॉज करके भी लिख सकते हो, और अगर लिख रहे हो तो 2x स्पीड करने की जरूरत भी नहीं है, 1.5 पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? या नॉर्मल पे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तब तो पता लगे। ये क्या है? मृदंगम। मृदंगम। अगर हम बात करें मृदंगम की, अगर हम बात करें मृदंगम की, तो ये जो मृदंगम है, इसमें कौन कौन से फेमस प्लेयर्स हो जाएंगे? केवी प्रसाद। कौन हो जाएंगे? केवी प्रसाद। नेक्स्ट, एसवी राजा राव। केवी प्रसाद हो जाएंगे, एसवी राजा राव हो जाएंगे। इसके अलावा उमल्यापुरम शिव रामन हो जाएंगे। इसके अलावा उमल्यापुरम शिव रामन हो जाएंगे। कौन कौन? केवी प्रसाद हो गए, एसवी राजा राव हो गए, केवी प्रसाद हो गए, एसवी राजा राव हो गए, और उमल्यापुरम शिवरामन हो गए। कौन हो गए? उमल्यापुरम शिवरामन। अब ये नाम ऐसे हैं जो याद ना हो, नाम ऐसे हैं जो याद ना हो, लेकिन जो आप शाम हो रही हो, और शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, खास करके सुबह सुबह टहलते हुए इन नामों को याद करने की कोशिश करो। लिखते भी रहो एक कॉपी लेकर के, ईयरफोन्स लगा करके भी ये लिखते भी रहो, और जो है टहलते भी रहो। सुबह सुबह का समय हो, देखते हैं ये नाम याद कैसे नहीं होते। इस वाले नामों को आप 2-3 बार इस क्लास को ले लो, एक बार ले देख लो, लिख लो, फिर दोबारा इस क्लास को ले लो, फिर से लिख लो, फिर तीसरी बार भी ले लो। भाई देखते हैं याद होंगे कैसे नहीं। और एक बार ये सारे हो गए ना, तो फिर आपको परफेक्टली आंसर थोड़ी ना देना, आपको बस ये याद करना है कि अच्छा इससे रिलेटेड ये रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है अगला, पंकजवाज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंकजवाज। मेरे भाई ये जो पंकजवाज है ना, ये लगाओ, इससे रिलेटेड है तोताराम, है ना? तोताराम शर्मा। कौन है? तोताराम। प्रीवियस ईयर में आ रखा है ये वाला का नाम, प्रीवियस ईयर में आ रखा है ये वाला, पंकजवाज। और पूछा गया है तोताराम, या होगा भी, दिखाऊंगा आपको, इन्हीं में से होगा अभी जो क्वेश्चंस है ना। पता नहीं, एक तो कहाँ खो जाएंगे, वरना तो वो देख लेंगे, क्वेश्चन करते हुए देख लेंगे। ये रहा, लो देखो। तोताराम शर्मा इज अ फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद, ऐसे पूछा। तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है? तोताराम शर्मा मेरे भाई पंकजवाज, ये तो रहा पंकजवाज। तो तोताराम शर्मा किससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण हस्ती है? पंकजवाज से। इनके नाम लिखना बड़ा जरूरी है। तो तोताराम शर्मा किससे हो गया भाई? पंकजवाज से हो गया। आ जाओ दोबारा से अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर यदि हम दोबारा से आए, आप देखोगे ये हो गया ना पंकजवाज। पंकजवाज के बाद में कौन सा है? मृदंगम। ये मृदंगम हो गया, मृदंगम के बाद में ये पंकजवाज हो गया। पंकजवाज के बाद की अगर हम बात करें तो एक है सूरबहार। कौन सा है भाई? सूरबहार। अगर हम सूरबहार की बात करें,
तो सूर बहार में लिखोगे अन्नपूर्णा देवी। क्या लिखोगे? अन्नपूर्णा देवी। सूर बहार में क्या लिखोगे? अन्नपूर्णा देवी। तो ये नाम आपको देखने को मिलेगा जिससे कहा जाएगा अन्नपूर्णा देवी। ये किस में है? सूर बहार में। अन्न खाओगे तो आपका सूर सही रहेगा, तो सूर बहार में सूर बहार आएगा, आवाज निकलेगी। सूर बहार क्या होता है? आवाज निकलेगी। देखो एग्जैक्टली आप वो लाइन टू लाइन याद करो, वो बढ़िया नहीं है, लेकिन हल्का सा अगर अंदाजा लगाना हो तो आप कैसे भी लगा सकते हो। जैसे कि क्या है, अन्न, जो अन्न का मतलब होता है खाना, और अन्न को अन्नपूर्णा, अन्न को पूर्ण रूप से खाओगे तो फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो आपकी जो सूर की आवाज है वो बाहर निकलेगी। तो सूर बाहर, सूर जो है ना आपका वो बाहर आएगा। अन्न खाओगे तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी से आपका जो सूर है वो बाहर आएगा। तो सूर बाहर किससे हो गया? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा खाया तो सूर बाहर आया। तो अन्नपूर्णा किससे हो गया? सूर बाहर से हो गया। ऐसे करके तो आप कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई गिटार। कौन सा आता है? गिटार। अगर हम गिटार की बात करें, अगर हम बात करें गिटार की, तो देखेंगे गिटार में कौन है? गिटार में है ब्रजभूषण काबरा। कौन है गिटार में मेरे भाई? गिटार में है ब्रजभूषण काबरा। कौन है? ब्रजभूषण काबरा है गिटार में। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, कर लो स्टार मार्क। गिटार में कौन है? ब्रजभूषण। देख रहे हो, एक एक नाम करवा रहा हूँ, सिर्फ एक एक नाम। लेकिन ये वो नाम है जहां जरूरत पड़ी ज्यादा की वहां ज्यादा भी करवाए, लेकिन ये वो नाम है जो वाकई में आपको एग्जाम में टकराते हैं। ठीक है, तो गिटार में कौन हो गया? गिटार में हो गया ब्रज भूषण काबरा। समझ गए बात को आप? आ जाओ नेक्स्ट देखो। अगला क्या है भाई? अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिस्ट। अच्छा, असम ख्वांग, इसको बोलते हैं असम ख्वांग। ये क्या है? ये भैया असम ख्वांग है। इसमें क्या होता है ना, ये एनिमल की खाल होती है दोनों साइड में। लकड़ी के दोनों साइड में क्या होती है? एनिमल की खाल को टाइट करके बांधा होता है, और जब इसको बजाते हैं तो फिर आवाज आती है। असम ख्वांग दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है। तो ये खोखले पेड़ का चारों तरफ हो गया, और बीच में क्या कर दिया? बीच में भैया ये जानवर की खाल इस पर बांध दी, खींच करके, कस करके। तो जानवर की खाल होती है, और जब इसको बजाएंगे तो फिर आवाज आएगी। इसी को असम का ख्वांग कहा जाता है। नेक्स्ट होता है असम गोगोआ। असम गोगोआ बेसिकली जो है नहीं क्या ये रहा गोगोना। असम गोगोना की अगर जो बात करी जाए, तो जो असम गोगोना होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली बांस से बना होता है। ये देख रहे हो, एक बांस ये हो गया, ये बांस हो गया, बांस की डिजाइन बनाई जाती है, तो इसी को असम गोगोना कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है सिंगा। नेक्स्ट कौन सा है भाई? नेक्स्ट है आपका सिंगा। सिंगा कहाँ का है? झारखंड का। और जो झारखंड का सिंगा है, सिंगा बांस और भैंस के सींग से बना होता है। ये है सिंगा। इसमें क्या है? बांस और भैंस का सींग, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया भैया? ये सिंगा हो गया। ये कहाँ का है? झारखंड का। इसे झारखंड का सिंगा कहा जाता है, जो बांस और भैंस के सींग उन दोनों से मिलकर के बजा बनाया जाता है। टू 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 टू। नेक्स्ट कौन सा है? पश्चिम बंगाल का दो दो तारा जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? पश्चिम बंगाल का दो तारा जिसे बोला जाता है, या डोटारा। डोटारा या दो तारा जिसे बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पश्चिम बंगाल का डोटारा या दो तारा है, यह कठोर लकड़ी जैसे नीम आदि से बनता है। यह कठोर लकड़ी जैसे कि नीम आदि से बनता है। और यह कठोर लकड़ी लकड़ी जैसे कि नीम आदि से बनता है, ये वाला होता है ये। इसको बोलते हैं दो तारा। ये क्या होता है? इसी को दो तारा होता है। ठीक है ना? इसमें ये लकड़ी सी होती है, और यहाँ पर ये गोल गोल करके इसको बनाया जाता है। इसको दो तारा कहा जाता है। तो नीम की लकड़ी वगैरह जो भी कठोर लकड़ी होती है उससे मिलकर के इसे बनाया जाता है। समझ गए आप बात को? आ जाइए जरा। तो ये कुछ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस की बात करें, जब हमने देखना शुरू किया तो आपने देखा, देख लेते हैं सारे। असद अली खान किससे रिलेटेड थे? ये तो हमने बात कर दी थी, रुद्र वीणा से थे, ये मैंने आपको दिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंडित रामनारायण किससे थे? ये सारंगी से रिलेटेड थे। पंडित रामनारायण किससे रिलेटेड हो गए? सारंगी से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट बात आते हैं जगजीत सिंह की। ये नाम भी आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में खूब सुना होगा। अगर हम बात करें जगजीत सिंह की, इज रिलेटेड टू विच जेनरे ऑफ सिंगिंग। अच्छा, ये गायन की किस विधा से संबंधित हैं? टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी, या फिर गजल? क्या गाते हैं मेरे भाई? ये गजल गाते हैं।
ये क्या गाते हैं? गजल गाते हैं। तो जगजीत सिंह क्या गाते हैं? जगजीत सिंह गजल गाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला देखेंगे हरशंकर भट्टाचार्य। हरशंकर भट्टाचार्य। हरशंकर भट्टाचार्य कहाँ थे भाई? वो सितार याद आ रहा है आपको? यहीं कहीं होगा। सितार 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 सितार। सितार कहाँ गया भाई? तबला हो गया, सारंगी हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया। ये रहा जिसपे मैंने ये बॉक्स बनवाया था, हरशंकर भट्टाचार्य। और बॉक्स बनवा के ये कहा था कि ये इंपॉर्टेंट नाम है और ये नाम पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो हरशंकर भट्टाचार्य के से रिलेटेड हो गए सितार से। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का मकसद यही है कि जितने जितने मैंने टिक करवाए हैं ना, वो वाकई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या कर दोगे? सितार आंसर कर दोगे। तो हरशंकर भट्टाचार्य किससे हो गए? सितार से हो गए। नेक्स्ट देखो अगला। पांचवा है उस्ताद असद अली खान। उस्ताद असद अली खान इज फेमस एज प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ द्रुपद। ये द्रुपद की कौन सी स्टाइल? अच्छा, द्रुपद की कौन सी स्टाइल है भैया? ये तो खंडार बानी। कौन सी है? खंडार बानी बजाते हैं। द्रुपद की कौन सी स्टाइल से संबंधित है भैया? ये खंडार बानी से। नेक्स्ट है नीरू स्वामी पिल्लई। ओहो, नया डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। नीरू स्वामी पिल्लई एंड राजा रत्नम पिल्लई आर एक्सपोनेंट्स ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देख रहे हो, अब क्वेश्चंस में भी कुछ नए डाले ही हैं। तो भैया ये कौन सा बजाते हैं? ये बजाते हैं नादस्वरम। कौन सा बजाते हैं? नादस्वरम। कौन सा बजाते हैं? नादस्वरम। नादस्वरम। अब जरूरी नहीं है ना उसी में, जैसे एक दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें नया आ गया, तो नादस्वरम में ये दोनों नाम लिख लो, नीरू स्वामी पिल्लई एंड राजा रत्नम पिल्लई। तो नादस्वरम में क्या लिख लोगे? नीरू स्वामी पिल्लई एंड राजा रत्नम पिल्लई, इन दोनों के नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट देखो अगला। Which of the following musicians is popular as mastery over the musical instrument सितार? अभी सितार में से निम्न में से कौन सा है? देखो, बहादुर खान है, विलायत खान है, अजमत अली खान है, या फिर अली अकबर खान है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या क्या नाम है ये? नाम देख लिया आपने? अजमत अली खान, अकबर खान, बहादुर खान और विलायत खान। अजमत अली खान, अकबर खान, बहादुर खान। क्या समझे? अजमत अली खान, अकबर खान कहाँ गया? अकबर खान और बहादुर खान, ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये तो सरोद से संबंधित हैं। और जब ये तीनों सरोद से संबंधित हैं तो बचा हुआ किससे हो जाएगा? सितार से हो जाएगा। जब ये तीनों सरोद से संबंधित हैं तो जो बचा हुआ था वो किससे हो जाएगा? वो भैया आपका सितार से हो जाएगा। ये देखो, लगा रखा था स्टार या नहीं? ये पूछा जाता है। तो ये जो विलायत खान है, ये जो हरशंकर भट्टाचार्य है, परवेज खान है, रविशंकर है, ये सितार से संबंधित वो नाम हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ अगला, दोबारा देखो कहाँ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, सितार से संबंधित। तो बहादुर खान हो गया, विलायत खान हो गया, अजमत अली खान और अली अकबर खान। तो इसमें से आंसर क्या हो गया? विलायत खान सितार से संबंधित है। विलायत खान किससे संबंधित है? सितार से। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर मेरे भाई बॉय चला गया। गलती मत करना, इसीलिए इतने आराम आराम से धीरे धीरे करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखेंगे एट्थ वाला, पंडित भवानी शंकर। मेरे भाई पंडित भवानी शंकर, ये भी ये पखावज से संबंधित है। ये पखावज से। पंडित भवानी शंकर किससे संबंधित है? पंडित भवानी शंकर मेरे भाई पखावज वादक हैं। क्या है? पखावज वादक हैं पंडित भवानी शंकर। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस वायोलिनिस्ट। वायलिन से कौन संबंधित है भाई? वायलिन से कौन संबंधित है? वायलिन से संबंधित है नागाई आर मुरलीधरन। कौन संबंधित है? नागाई आर मुरलीधरन। तो नागाई आर मुरलीधरन जो नाम है ये किससे संबंधित हो गया? ये वायलिन से संबंधित हो गया। नागाई आर मुरलीधरन, ये जो नाम है ये किससे संबंधित हो गया मेरे भाई? ये आपका संबंधित हो गया वायलिन से। तो आंसर क्या हो गया? वायलिन। नागाई आर मुरलीधरन इज रिलेटेड विद वायलिन। नेक्स्ट अगला देखो। अगला देखो, ये तो हो गया तोताराम।
पखावज से संबंधित। तोताराम भी कैसे हो गया? पखावज से संबंधित हो गया। अगला देखो, विक्रम घोष, रिसिपेंट ऑफ द ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड। विक्रम घोष ग्लोबल इंडियन म्यूजिकल अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष घोष एक संगीतकार हैं और भारतीय शास्त्रीय तानपुरा वादक हैं, सारंगी वादक हैं, तबला वादक हैं या फिर बांसुरी वादक हैं। तो विक्रम घोष जो वादक हैं वो भैया तबला वादक हैं। विक्रम घोष क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। विक्रम घोष तबला बजाते हैं। नेक्स्ट लिखो अगला, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। देखो इन क्वेश्चंस का भी मकसद मैंने ये नहीं दिखाया है कि बस एग्जैक्टली ये जो मैंने लिखवाए हैं बस उसी में से क्वेश्चन डाले हो, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ जो छूटे हैं उनको भी ऐड करना है, ठीक है ना। तो कुछ जो मेन मेन है वो वहां डाल दिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी जो दो चार नाम अलग आ रहे हैं उनको भी लिख लो। आपसे पूछ रहा है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय वॉज ग्रेट प्लेयर ऑफ बनारस घराना। ये बनारस घराना के किस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे? तो मेरे भाई पंडित आनंद गोपाल की बात कर रहे हैं तो ये बनारस घराना के तबला प्लेयर थे। कौन थे? तबला प्लेयर। आंसर क्या होगा भाई? आंसर आपका डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सितार प्लेयर। निम्न में से कौन सा सितार प्लेयर था? निम्न में से कौन सा सितार प्लेयर था? अब देखो ये मैंने करवाया था सितार, फिर दोबारा से सितार की बात आ गई। फिर देख रहे हो सितार से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सितार से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कहाँ है भाई सितार? सितार से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये रहा परवेज खान, करवाया था नहीं करवाया था? जो परवेज खान है ये सितार से संबंधित है। और जब करवा रखा, ये जो स्टार लगवाए हैं ऐसे ही नहीं लगवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम हैं। तो ये परवेज खान हो गया। लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 हो गया, 12 हो गया, 13। सितार से संबंधित निम्न में से कौन हो गया? शाहिद परवेज खान। कौन हो गया? शाहिद परवेज खान जो है वो सितार से संबंधित हो गया, शाहिद परवेज खान। नेक्स्ट देखेंगे जरा, नेक्स्ट बात करेंगे, हाफिज अली खान वॉज एन इंडियन प्लेयर ऑफ बंगस घराना। बंगस घराना किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे? बंगस घराना से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे? हाफिज अली खान। मेरे भाई हाफिज अली खान सरोज के प्लेयर थे। किसके? सरोज के। तो हाफिज अली खान किससे संबंधित हो जाते हैं? सरोज से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला क्या है? पद्म भूषण अवार्ड विनर विक्कू विनायक्रम। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक्रम एक वादक हैं। ये क्या बजाते हैं? घटम बजाते हैं भाई। ये कौन सा बजाते हैं? ये बजाते हैं भाई घटम। लिखो फटाफट से। 15 हो गए, फटाफट से लिख लो। 15 हो गए, फटाफट से लिख लो। 40 मिनट 20 मिनट बाद फिर मेरी क्लास है, हैं? कोई बड़ा टॉपिक तो इसमें हो नहीं पाएगा। चलिए भाई, ये तो हो गए भैया आपके 15 प्रश्न। तो ये वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक था ये तो पूरा हो गया। कौन सा? जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक था ये तो पूरा हो गया। और मैं आपकी जो ये क्लासेस लेता हूँ आप सभी को पता है, ये वाली रिकॉर्डेड क्लास मैं लेता हूँ। तो जस्ट इसके बाद भी क्लास होती है। और अभी लगभग कितने मिनट हुए हैं? 39 ना, 39 कितने हो गए एग्जैक्टली? 39 हो गए, हाँ। 1 मिनट लेट शुरू करी थी। 38 मिनट के आसपास क्लास अब तक हो गई होगी। 20 मिनट बाद दूसरी क्लास है तो अगले 20 मिनट में कौन सा टॉपिक करवा दूँ? एक काम करता हूँ, ये पूरा टॉपिक हो गया है। एक बार जैसे क्वेश्चन आता है बार बार फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक से, तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगले 15 मिनट में वही हो पाएगा फिलहाल। अगले 15 मिनट में मैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आ जाओ मेरे साथ में, सारे के सारे लिखते रहो। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक हो गया है पूरा। देखना ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो आप सभी को पता है ये भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में आता है। और जो पार्ट 3 में आता है उसको मेगना कार्टा कहा जाता है। ये भी आप लोग जानते हो। जो पार्ट 3 में आता है उसे मेगना कार्टा कहा जाता है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आता है। ये बात भी आप लोग जानते हो। इसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ये भी आप जानते हो। तो जो चीज आपको आती है वो तो ठीक है। अब मैं हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ सारे के सारे आर्टिकल्स का। गारंटर किसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है।
अगर मैं बात करूं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जिस समय संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होते थे, लेकिन एक को बीच में से संसद ने हटा दिया। और एट प्रेजेंट कितने हैं? अगर मैं बात करूं कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भैया वो 6 हैं। अगर आपसे पूछे कौन से वाले को हटा दिया था, तो जिसको हटाया था उसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। ये हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 में, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार कहते थे। जिसे राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार कहते थे। और मेरे प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार कहते थे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर मैं बताऊं कि इस आर्टिकल 31 से क्या होता था, जब कभी भी किसी के भी राइट्स का उल्लंघन होगा तो वो कोर्ट जा सकता है। तो सरकार अगर किसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी किसी की जमीन लेती थी, चाहे उसके बदले में मुआवजा दे या दूसरी जमीन दे, लोग कोर्ट पहुंच जाते थे। तो जबरदस्ती तो आप किसी की जमीन को ले नहीं सकते, क्योंकि जबरदस्ती फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सरकार ने कहा क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको आर्टिकल 31 से उठाया, और आर्टिकल 31 से उठा करके इसको 300A में डाल दिया। और कहा कि सरकार को जब कभी भी नेशनल इंटरेस्ट में किसी की भी जमीन लेने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ले सकती है, उसके बदले में मुआवजा, पैसा या फिर दूसरी जगह जमीन मिलेगी। तो इसको 300A में डाल दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट्स अ लीगल राइट। और राइट टू प्रॉपर्टी इस तरीके से यहाँ पर भैया लीगल राइट बन गया। क्या बन गया? इस तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भारतीय संविधान में लीगल राइट बन गया। आप सभी को पता है कुछ भी चेंज होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट होता है, और इसको करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आपसे ऐसे करके भी घुमा के दे सकता है, इसका जिक्र ही नहीं करेगा। आपसे पूछेगा फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 से 6 कर दी गई किस अमेंडमेंट एक्ट से? फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 से 6 कर दी गई किस साल में? 1978 में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। ये सारी बातें हो जाती हैं। अब हम फटाफट से रिवीजन करते हैं आर्टिकल्स का। मेरे साथ साथ देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। किसकी बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है मेरे भाई राज्य की परिभाषा। समझ गए बात को? दूसरा, आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई भी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे, ऐसे कोई भी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। नल एंड वॉइड का मतलब हो जाता है शून्य हो जाएंगे। तो एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू की बात करता है आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, और आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो जो आर्टिकल नंबर 14 है, यहाँ से मिलना शुरू होते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समता। क्या कहता है? कानून के कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता एवं कानून का समान संरक्षण, एवं कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समता एवं कानून का समान संरक्षण। कानून के सामने समान इक्वलिटी होगी। कानून जब कभी भी बनाया जाएगा, सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो वो सबको कानून की नजर में समान मानेगी। दूसरी चीज क्या है? कानून का जैसे ही उल्लंघन किया जाएगा तो उसका प्रोटेक्शन सबके लिए इक्वल तरीके से किया जाएगा। इसे कहते हैं कानून का समान संरक्षण। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 15 कहता है कुछ ग्राउंड्स के आधार पर रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या कहता है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर, इनके बेसिस पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये भेदभाव कौन नहीं करेगा?
ना तो सरकार करेगी और ना ही कोई पर्सन करेगा। कोई भी पर्सन तो पब्लिक प्लेस पर नहीं करेगा और सरकार कहीं पर भी भेदभाव नहीं करेगी। ये कहता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट मैं बात करूं आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सरकारी नौकरी होती है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सरकारी नौकरी होती हैं, जिसे लोक नियोजन कहा जाता है, उस लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इस स्थान को आधार बनाना है किसी भी चीज का, तो ये पार्लियामेंट बना सकती है जॉब्स के मामले में। ये इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, अनुच्छेद नंबर जो 17 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये अनटचेबिलिटी को, कि किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम से संबोधित नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 18 की। ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी। उपाधियों का उन्मूलन। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब होता है उपाधियों का उन्मूलन। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब होता है उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल अगर 19 की बात की जाए, तो आर्टिकल 19 हमको 6 बेसिक राइट्स देता है। 6 बेसिक राइट्स देता है। वो 6 बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। एक हो जाता है राइट टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। एक हो जाता है आपका एक हो जाता है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हो जाता है आपका राइट टू मूव फ्रीली। राइट टू मूव फ्रीली इन इंडियन टेरिटरी, भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। राइट टू मूव फ्रीली इन इंडियन टेरिटरी, भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है राइट टू रेजिडेंस, आपको कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता। आपने कहा हम वकील बनेंगे, वकील बन जाओ, जज बनेंगे, जज बन जाओ, फौज में जाओगे, फौज में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करनी है, प्राइवेट करो, कुछ भी मत करो, आवारा बन जाओ, है। तो ये सारे राइट्स कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? वैसे तो 3 राइट्स देता है, लेकिन उसमें से जो पूछा जाता है मैं बताता हूँ। आर्टिकल 20 दोहरी सजा से बचाता है। क्या कहा? दोहरी सजा से बचाता है। आर्टिकल 20 क्या है? दोहरी सजा से बचाता है। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है मेरे प्यारे साथियों राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के अंदर आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी। एंड पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और मेरे प्यारे साथियों, जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसी के अंदर आती है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। समझ गए बात को? नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 22। क्या आता है? आर्टिकल नंबर 22। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 22 की क्या है? ये हमें अधिकार देता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है? कि पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी,
तो वारंट दिखाएगी। देखो, ये आर्टिकल्स पढ़े आपने पहले होंगे, मैं इनका क्विक रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। एक तो वारंट आर्टिकल्स वैसे मैंने एक दिन करवाए भी थे आपको मेंस वाली सीरीज में भी। एक तो पुलिस वारंट दिखाएगी, दूसरा आपको आपके वकील से बात करने का अधिकार है, और तीसरा पुलिस आपको 24 आवर्स से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती। पुलिस 24 घंटे से ज्यादा आपको लॉकअप में नहीं रख सकती है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात आई समझ में? चलिए, ये कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 22 हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 23 की। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 23। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 23 ये कहता है, आर्टिकल 23 ये कहता है, ये बैन करता है, किस चीज को बैन करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? मानव तस्करी। इंसान को जो सामान की तरह खरीदा बेचा जाता है, उसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और इसी के अंदर फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी या फिर बेगार भी आ जाता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 की बात करें, आर्टिकल 24 की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बैन करता है किस चीज को? ये बैन करता है चाइल्ड लेबर को। चाइल्ड लेबर को, ये बाल श्रम को बैन करता है। ये बाल श्रम को बैन करता है। और एक आर्टिकल हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। 20 तो लिख दिया है, 22 भी लिख दिया है, 21A नहीं लिखा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 21A। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है? इसको बाद में देखो, जहां कहीं भी ABCD लिखा है इसका मतलब बाद में जोड़ा है, और बाद में जोड़ा है तो लिखेंगे एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 टू 2002 में। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। इसमें है क्या वैसे? इसमें है मेरे भाई शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, या फिर आजकल क्या बोलते हैं इसको? एडुकेशन। किसके लिए? 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड। 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये आपका आर्टिकल 21A कहता है, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में जोड़ा गया था। लिखना जरा फटाफट से एक बार। चलो भाई, चले आगे। बढ़िया। देखो फिर, 24 तक हो गया। अब 25 क्या कहता है, ये एक साथ कर लेते हैं। कौन कौन से? इधर लिखेंगे 25, 26, 27 एंड 28। 25, 26, 27 एंड 28, ये क्या कहते हैं? समझना ध्यान से। सिंपल सिंपल से, छोटे छोटे से। 25 ये कहता है कि आपको धर्म से संबंधित पूरा पूरा स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। क्या है? मानो ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी धर्म को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो ये धर्म से संबंधित फ्रीडम देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस धर्म से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, आरती पढ़नी है, और दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, तिलक लगाना है, मतलब जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं आप उससे संबंधित कर सकते हो। और उसमें और लोगों को जोड़ सकते हो, अपने धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो अपने धर्म को। किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? क्रियाकलाप कर सकते हो और उसमें और लोगों को जोड़ सकते हो, प्रोपेगेट अपने धर्म को कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये कहता है आप मेंटेन कर सकते हो। क्या मेंटेन कर सकते हो? कि टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन व्हाट? रिलीजियस अफेयर्स। अपने जो धार्मिक मामले हैं, जो एसएससी सीजीएल में आया था इस बार, ये प्री में क्वेश्चन पता है आपको? जो आपके धार्मिक मामले हैं, उन धार्मिक मामलों को, जो धार्मिक मामले हैं, उन धार्मिक मामलों को आप मेंटेन कर सकते हो। कैसे? जैसे आप कोई ट्रस्ट बना सकते हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस वगैरह हो गया,
रामकृष्ण परमहंस हो गया, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड वगैरह हो गया, ये सब बना सकते हो। मेरे भाई आप मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल और इमूवेबल, चल और अचल, जैसे धर्म के नाम पर जमीन खरीद सकते हो, धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा कर सकते हो, पैसा इकट्ठा कर सकते हो, कपड़े इकट्ठे कर सकते हो। तो चल और अचल संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, चल और अचल संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो। ये सब कौन कहता है? ये कहता है 26। 25 कहता है किसी भी धर्म को मान सकते हो, और 26 कहता है कि आप चल और अचल संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। 27 ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के रखरखाव के लिए बाकी धर्मों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले होता था ना, जो लोग मुस्लिम हैं वो ठीक है, जो मुस्लिम्स नहीं है वो जजिया देंगे। अब नहीं होगा। 28 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा जबरदस्ती नहीं दी जाएगी, या ऐसे कहो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जबरदस्ती, किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी संस्थान में जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा, या धार्मिक शिक्षा नहीं दी है। अब आप कहोगे सर मदरसे वगैरह में दी जाती है, रुको जरा थोड़ी देर में बताता हूँ। वैसे मानो किसी भी इंस्टीट्यूशन में फंडेड बाय द गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये होते हैं आपके आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। इसके बाद हम बात करते हैं 29 और 30 की। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 29 और 30 क्या है एक्चुअली? ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और अल्पसंख्यक कौन है? ये जो भी आर्टिकल 29 और 30, जो भी 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है, और भारत में 50% से ज्यादा हिंदू हैं। इसका मतलब क्या है? बाकी सारे धर्म अल्पसंख्यक हो गए। तो 50% से ज्यादा तो फिर एक ही हो सकता है। तो उनको अधिकार है। क्या क्या है? आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 30 क्या कहता है? मेरे भाई ये हो गया 29 और ये हो गया 30। आर्टिकल 29 कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इनके पास अधिकार है, इनके पास राइट्स हैं। किस चीज के राइट्स हैं? टू कंजर्व इट्स देयर कल्चर्स, टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण, अपने कल्चर को बचाए रखने का मतलब इनकी जो बोली भाषा शैली है उसको आगे कंटिन्यू, अपने कल्चर को कंटिन्यू करने का अधिकार है। या ऐसे लिखो, माइनॉरिटीज के पास अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है। माइनॉरिटीज के पास अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। और इसको कंजर्व करने के लिए आर्टिकल 30 ये कहता है कि इसको कंजर्व करने के लिए, अपनी बोली भाषा शैली को कंजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए, आगे कंटिन्यू रखने के लिए अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, या ये किसी पर्टिकुलर धर्म में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, इसीलिए मदरसे वगैरह चल जाते हैं। समझ गए बात को? तो वो आर्टिकल 30 के तहत चल जाते हैं। और इसके बाद जो आर्टिकल 31 है, वो तो आपको पता ही है। 31 वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे तो हटा दिया गया, तो अब वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो आर्टिकल 31 था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा के 300A में डाल दिया गया, तो नाउ इट्स अ लीगल राइट, और वो तो अब है नहीं। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 32 की तरफ। अगर हम आर्टिकल 32 की तरफ आए, तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने क्वेश्चंस में भी करवाया है कि आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 में है रिट्स। रिट्स क्या चीज होती है? मेरे भाई रिट्स होती हैं कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाली जो आखिरी वार्निंग है, उसी को रिट कहते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन को रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा जो आखिरी वार्निंग दी जाती है उसी को रिट्स कहा जाता है। इसमें जो ये रिट्स दी गई हैं वो कितने प्रकार की हैं? वो 5 प्रकार की हो जाती हैं।
तो फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअल में लागू कौन करवाती हैं? रिट्स करवाती हैं। रिट्स इशू कौन कौन कर सकता है मेरे भाई? रिट्स इशू करने की जो पावर है वो दो ही कोर्ट के पास है, एक सुप्रीम कोर्ट के और एक हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 आप सभी को पता है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए बी आर अंबेडकर साहब ने, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए बी आर अंबेडकर साहब ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। 5 प्रकार की रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, सर्ट्यूटरी हो गई, प्रोहिबिशन हो गई और क्यो वारंट हो गई। वो मैंने क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। आर्टिकल 32 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 33। अगर मैं आर्टिकल 33 की बात करूं, आर्टिकल 33 क्या करता है? पावर देता है। पावर मीन्स शक्ति देता है। किसको देता है प्यारे साथियों ये शक्ति? ये शक्ति देता है पार्लियामेंट को। इसको शक्ति देता है पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। इस चीज की, ये इस चीज की शक्ति देता है, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी पैरा फोर्सेस हैं, हमारी पैरा फोर्सेस हैं, हमारी आप आर्म्ड फोर्सेस हो गई, पैरा फोर्सेस हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, जैसे कि हमारी पुलिस फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई। अब भाई देखो, ये सारी जितनी भी फोर्सेस हैं, इसमें जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, कि कोई हमसे ऐसा काम नहीं करा सकता जिसमें हमारी जान को खतरा हो। लेकिन अगर आप इनमें से कहीं भी काम कर रहे हो तो आपकी जान को तो खतरा है। तो ये कहता है कि देखो, कोई भी ये सरकार आपको जबरदस्ती इन फोर्सेस में नहीं भेजेगी, लेकिन जो भी इन फोर्सेस में जाएगा फिर उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, और ड्यूटी में भैया फिर लाइफ का अधिकार नहीं होता है। आपकी जान वहां जा सकती है, आपसे ऐसा काम करवाया जा सकता है, आपको बॉर्डर पे पोस्ट किया जा रहा है, वहां पर लड़ाई हो सकती है। कोई जबरदस्ती नहीं भेजेगा, लेकिन अगर कोई जाता है तो इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स उतने नहीं है जितने बाकी नागरिकों के पास हैं। इसका मतलब क्या है कि इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और इनको जा सकता है। इनको कम कौन करेगा? भैया वो पार्लियामेंट करेगी। तो जितनी भी ये फोर्सेस हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये कहता है आर्टिकल 33। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट आर्टिकल है जो है मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ तो जनरली क्या है, पुलिस कार्यभार संभालती है, सब कुछ देखती है, लेकिन पुलिस के हाथों से बात चली जाए तो फिर मिलिट्री को आना पड़ता है, और अगर कंप्लीटली पावर मिलिट्री को दे दी जाए, मतलब कानून भी वही बनाए, कानून व्यवस्था को भी लागू करे सब कुछ, तो फिर उसी को मार्शल लॉ कहेंगे। और नेक्स्ट एंड आखिरी हो गया आर्टिकल नंबर 35। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 35 ये कहता है कि सिर्फ इसमें लिख देने मात्र से तो कोई ये फंडामेंटल राइट्स लागू होते नहीं है। अगर इन फंडामेंटल राइट्स को वाकई में लागू करना है, इन फंडामेंटल राइट्स को वाकई में लागू करना है, तो उसके लिए अलग से लॉज बनाने पड़ेंगे, अलग से कानून बनाने पड़ेंगे। तो इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कानून कौन बना सकता है? वो पार्लियामेंट बना सकती है, संसद बना सकती है। क्या कहा कि इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कानून कौन बना सकता है? वो पार्लियामेंट बना सकती है, संसद बना सकती है। ये कहता है आपसे आर्टिकल नंबर भैया 35। कौन सा कहता है? आर्टिकल 35 कहता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अच्छा, ये तो हो गए पूरे फंडामेंटल राइट्स तो। अच्छा, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल राइट्स दो प्रकार से होते हैं। एक जो होते हैं ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स कहने का मतलब है सिर्फ नागरिकों के लिए, सिर्फ नागरिकों के लिए। और दूसरे वाले किसके होते हैं? ये सिटीजन्स के लिए भी होते हैं और प्लस एलियंस के लिए भी होते हैं। एलियंस का मतलब क्या है? ये नागरिकों के लिए भी होते हैं, और इनके साथ साथ भैया जो विदेशी लोग हैं ये उनके लिए भी होते हैं। अगर मैं बात करूं ओनली फॉर सिटीजन्स, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आएंगे? भैया जो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19,
29 और 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। और बचे हुए जो अदर आर्टिकल्स हैं, इनके अलावा जो अदर आर्टिकल्स हैं, वो किसके हैं? वो आर्टिकल्स एलियंस के, मतलब विदेशियों के लिए भी हैं और वो सिटीजन्स के लिए भी हैं। मतलब आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ सिटीजन्स उठाते हैं। बचे हुए आर्टिकल्स जो कर देते हैं वो नागरिकों को भी और विदेशियों को, सबको देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी एक फंडामेंटल राइट्स का कोई रिवीजन हो गया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।